आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से कमलेश्वर की कथा दूसरे यह हमने पिछले भाग में ही इसकी शुरुआत की थी इस कथा की। इसमें हमने देखा है सर्वसाधारण परिवार की कहानी है जो बड़े ही दुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बड़ा परिवार है, निर्धन है, दुखी है, पैसों की बहुत ही कमियां वहाँ पे है। ऐसी परिस्थितियों में वो अपना जीवन जी रहे हैं। उसका परिवार की जो बड़ी लड़की है सुनीता, वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, परिवार को संभाल रही है। उसके पिताजी भी अपने बच्चों के फीस के लिए यहाँ वहाँ भागकर फी माफी के लिए इसके उसके पैर पकड़ के वो दूसरों को राजी कर रहे हैं। इस तरह से बड़े दुख से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उनका निर्धर होने के कारण उनका जो है दूसरे ही लोग उनके घर का फैसला करते कि तुम यहाँ काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो। और वो मजबूरी के कारण उनको ही दूसरों का सुनना पड़ता है। और ये जो सुनीता है, इसके ख्वाब बहुत अच्छे और बड़े बड़े हैं कि वो अपने कुटुंब परिवार को अच्छे से संभाल सके, मन चाहे खुशियाँ अपने परिवार को, अपने बच्चों को दे सके, अपने भाई बहन को दे सके। लेकिन वो ये सब कुछ जो अपना जॉब या नौकरी न होने के कारण वो नहीं कर सकती। जैसे उसे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है, वो अपने ख्वाब संजोड़ना, वो अपने ख्वाब को एक प्रकार का कुछ न कुछ आकार देने के लिए सपना वो देखती है। उसके आगे का जो उर्वरित भाग है वो आज हम देखेंगे। घर में कुछ प्याले प्लेट और आ जाए, ये निर्णय ले लगती है। पिताजी को नया जूता दे देना चाहे, यह कह सकते का अधिकार पा जाती है। माँ का इलाज किस डॉक्टर के यहाँ होना चाहिए पर राय दे सकने की स्थिति में हो जाती है। लेकिन यह सब फिर एक दिन धीरे से समाप्त हो जाता है और हर बात में दूसरे अनजान तरीके से दखल देने लगते हैं। तमाम लोग चुपके से घर में घुस आते हैं और उनकी अदृश्य निगाहें के इशारे पर पूरा घर चलने लगता है। वह फैसले करने लगते हैं। तब कहीं एकांत नहीं मिलता। पूरा घर जैसे धरती से ऊपर अधर में लटका जा रहा है और हम काम करते वक्त कोई अदृश्य व्यक्ति हाथ पकड़ लेता है। अपने एकांत में भी घर के घर हर व्यक्ति के साथ दो चार लोग खामोशी से छिपे बैठे रहते हैं जो अपनी बात आते ही बोल पड़ते हैं। पिताजी कभी कभी तो बहुत परेशान रहते हैं, कभी कोई दूसरी नौकरी की बात सोचते हैं तो फिर घबराहट कर रह जाते हैं। पैसों की ज्यादा तंगी होती है तो घर का इकलौता पंखा बेचने की बात उठती है। इतने बुरे दिन उनके आते हैं। गर्मियों में किस्तों पर नया ले लेंगे, अभी तो काम निकल जाएगा, 50-60 तो इस पंखे के मिल जाएंगे ही। घर बार यही होता है। जब गर्मियाँ खत्म हो जाती है तो घर में अकेला वह पंखा ऐसा रहता है जिस पर सबकी नजरें जमी रहती है। और गर्मियाँ आती ही वह फिर जरूरत हो जाती है और चलने लगता है। और यूं ही वक्त कट जाता है। जिन दिनों सुनीता कुछ कमा कर लाती होती है, उन दिनों शादी का नहीं की रूप उसके दिमाग में उभरता है कि मैं शादी नहीं करूंगी। शायद ऐसा होगा तो कहीं उसे मिल जाएगा और धीरे उसके चारों ओर समा जाएगा। इस शोरगुल से कभी एकांत से उसे अलग कर लेना और तब वह माँ को बताएगी और उस पुरुष के आगमन से यह असुरक्षा का दौर समाप्त हो जाएगा। वह घर के लिए फैसले ले सकेगा और तब शादी शायद शायद घर में कुछ स्थिरता आ पाएंगी। धीरे धीरे पैर जमीन पर पकड़ने लगेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कभी नहीं। वह कोई एक कहीं सामने नहीं पड़ा, पर सुनीता को भरोसा है कि वह खुद कभी न कभी उस एक को खोज लेगी। मतलब उसको ऐसे एक की जरूरत है शादी के लिए, एक लड़के की, एक वर की जो अपने घर की, उसके घर की जिम्मेदारी भी संभाल सके, उसको खुशी से रख सके और वो उसके पैर जो है वो जमीन पे जम जाए। ऐसा भरोसेमंद एक की उसको खोज है। इसलिए उसे तब और बुरा लगता है जब कोई दूसरा आकर घर में माँ को बताता है सुनीता को क्या रखा है, पुरुषोत्तम बाबू के लड़के से बात चलाऊंगा, ऐसे दूसरा उनको सलाह देते। तब उसे लगता है कि घर और भी बेचारा हो गया है। यह निर्णय भी उसके या घर के हाथ में नहीं रह गया है। होते होते यह फैसला भी कोई दूसरा ही करेगा और उसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए वह शादी से इनकार करती, खुद अपना फैसला तो नहीं ले पाती पर दूसरे के निर्णय का विरोध करती।
और घर की असुरक्षता बढ़ती जाती है। हर दिन, सप्ताह, माह और वर्ष के साथ घर जैसे और भी बेचारा हो जाता है। बराबर दबाव बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ते हुए दबाव से संत्रस्त माँ और पिताजी घबरा घबरा कर अपनी बात कहते रहते हैं। अब तो सुनीता की शादी हो ही जानी चाहिए। यह निर्णय भी उनका अपना नहीं है, इसे भी दूसरों ने उनके ऊपर थोपा है। इसलिए माँ पिताजी खुलकर सुनीता से कहते हुए कतराते हैं। वे उसे अपनी निर्णय का रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते हैं, पर दे नहीं पाते। लगातार कई महीनों से सुनीता बेकार है और शादी की बात कई बार तरह तरह से उठी है। बड़े बाबू की माँ कह रही थी कि उनकी नजर में एक लड़का है। चंदू का खत आया था। उसने किसी लड़के के बारे में लिखा है। यह भी लिखा है कि फौरन तय कर सकता है। श्यामलाल कहते हैं, लड़का मैं बताए देता हूँ, बाकी बातें आप खुद तय कर लीजिए। और कुछ मामूली से खर्च की जरूरत पूरी करने के लिए पंखे को अलग कर देंगे। जब आगे देने की बात फिर उठती है, सुनीता को रह रह कर लगता है कि इस फैसले को भी रोक नहीं सकती। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है और इस लंबे अरसे में जब से वह लगातार बेकार है, उसने और भी ज्यादा त्रस्त महसूस किया है। अपने को निहायत बेकार अनुभव किया है। घर में किसी का रुख नहीं बदलता है, फिर भी कमरों में चलते फिरते खाट पर लेटते या बैठते हुए उसे सब कुछ व्यर्थ सा लगता है। जैसे अब इसी घर में चलना फिरना, आराम करना, यूं पड़े रहना सिर्फ वक्त काटना है और उसके किसी कार्य की संगति घर में नहीं रह गई है। अगर कोई ऐसी सर्विस मिल जाती तो 225 दे सकती और पक्की होती तो शायद वह घर को अनिर्णय की स्थिति से निकाल पाती। कि उसके लगता है मुझे 200 रुपये की नौकरी मिल जाए, जिससे क्या होता है उसका पूरा घर चल सके और दूसरों के ऊपर उसको निर्भर भी न रहना सके। जैसे घर में इस तरह की चलना फिरना, आराम करना, यूं पड़े रहना सिर्फ वक्त काटना है और उसकी किसी कार्य की संगति घर में नहीं रह गई है। अगर कोई ऐसी सर्विस उसको मिल जाए तो 200-225 की पक्की नौकरी मिल जाए तो वो अपने घर को इस स्थिति से बाहर निकाल सकती है, अपनी भी कोई निर्णय ले सकती है और तब एकाएक यह पूरा घर उस बेचारगी से उबर जाता जो उसके पूरी अस्तित्व को दबोचते हुए है। और तभी वह घर में अदृश्य रूप से घुसे हुए लोगों को निकाल सकती है, उन फैसलों को उलट सकती जो उन दूसरों के लिए है और लेते जा रही है। घर में इतने ज्यादा दूसरे लोग छिपकर घुसे हुए हैं कि उन्होंने सुनीता का रहना दुभर कर रखा है, भाई बहनों का भविष्य तय कर रखा है और माता पिताजी को इतना बेचारा बना रखा है। शादी से वह इनकार करती और आई है, पर अपनी व्यर्थता का इतना गहरा एहसास उसे कभी नहीं हुआ। और एक क्षण को तो लगता है कि शादी इनकार करने पर माँ पिताजी को इसी व्यर्थता का और इतना गहरा एहसास होता होगा और यह लंबी बेकारी। सुबह शाम उसे यही डर बना रहता है कि कब बात उठ जाएगी। आखिर एक दिन जब पिताजी लौट आए थे और दोनों हाथ सिर के नीचे रखे सुने आसमान को खाली खाली से देख रहे थे, तो चुपचाप माँ उनकी खाट की पाटी से लगकर बैठ गई थी। तुमने सुनीता से बात की? उन्होंने वैसे ही लेटे लेटे माँ से पूछा और यह सुनते ही सुनीता का दिल धड़कने लगा था। घर के कोने अंतरों से पीछे छिपे तमाम दूसरे पिताजी की बात को फैसले का रूप देने के लिए जमा हो गए थे। वे सब ऐसे घेरकर चुपचाप खड़े हो गए थे। वे अदृश्य लोग अंतिम फैसला दे चुके थे और पिताजी निहायत बेचारगी में उसे अपने फैसले का रूप देते हुए सामने रखने के लिए ही जैसे मजबूर थे। अभी तो नहीं की, माँ ने धीरे से कहा। वह है क्या? पिताजी ने मालूम किया था। बोला लूं? माँ ने पूछा था। हाँ, आखिर इतनी बड़ी है, उसकी बात का भी ख्याल करना चाहिए। वह क्या चाहती है ना? उन्होंने माँ से कहा था और सुनीता को लगा कि यह कैसी दुखद और टेढ़ी स्थिति है कि दूसरों के लिए हुए
निर्णय को हम अपना कहकर स्वीकारने को मजबूर हो सकते हैं। सुनीता, जरा यहाँ आना, माँ ने उसे पुकार लिया। तब पिताजी की खाट तक आते हुए उसे लगा कि वह भी एक उन दूसरों में जबरदस्ती घुसी हुई है और आज बहुत हिम्मत बटोरकर पिताजी उससे पूछना चाहते हैं कि उसने उन्हें इतना मजबूर क्यों कर रखा है। शायद आज पिताजी विद्रोह करना चाहते हैं। वह चुपचाप पास आकर खड़ी हो गई थी। पिताजी वैसे ही लेटे हुए थे। खाली खाली आंखों से आसमान देखते हुए उन्होंने माँ से कहा था, सुनीता को बता दो, इसकी राय भी ले लो। और तब माँ उसे अपने पास बिठाते हुए कहती है, तुम्हारे मामा ने एक लड़का देखा है, उन्हें पसंद है। वह जोर भी बहुत दे रही है। तू तो जानती है कि तेरे मामा ने हम लोगों का हमेशा भला ही सोचा है। हर परेशानी में मामा ने हमको साथ दिया है। तो उसके माताजी का कहना था कि तुम मामा की बात सुनकर वह उसी लड़की से तुम शादी कर लो। कहते हुए वह एक क्षण को रुकी थी तो सुनीता के दिमाग में न जाने क्यों एक बार फिर वही बात कौंध गई थी। लड़का अच्छा है, नौकरी में है, 2 सवा 2 तनख्वाह पाता है। तेरे मामा को बहुत पसंद है कि 200 सवा 200 रुपए कमाता है, मामा को पसंद है और उन्होंने हमको बहुत मदद की, तो तुमको उनकी बात माननी चाहिए। और वो तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे भी उसको खुद के ख्याल, खुद के विचार के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ पे भी उसको दूसरों की बात सुनकर उनकी इच्छा, उनके निर्णय खुद पे थोपने पड़ रहे हैं। फिर किसी वक्त सुबीते से तेरे पिताजी जाकर सब तय कर आएंगे। तू एक बार इस बारे में सोच ले। फिर पिताजी जाके वहाँ पे लड़का देख के तय करके आएंगे। मैं भी देख आऊंगी। माँ बहुत संभाल संभाल के और तौल तौल के बात कर रही थी। सुनीता की आंखें नीचे जमीन में गड़ी हुई थी। पिताजी वैसे ही चुपचाप लेटे हुए थे और माँ अपना चश्मा उतारकर धोती के खूंट से शीशे साफ करने लगी थी। एक क्षण के लिए सुनीता दुविधा में फंस गई थी और मन में कहीं बहुत भीतर एक हल्की सी आवाज गूंजी थी और सारी बातें बेतरह उलझ गई थी। उसकी आंखें बहुत डबडबा आई थी और आंसुओं को रोकते हुए उसने जैसे किसी दूसरे को आवाज में कहा था, जैसा आप लोग ठीक समझे। इस तरह वो मजबूर हो गई। अरे रोती है पागल। हल्की सी संतोष भरी मुस्कुराहट के साथ माँ ने प्यार से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया था और धीरे धीरे पीठ थपथपाती रही थी। पिताजी ने वैसे ही लेटे लेटे गहरी सांस ली थी और एक हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया था। माँ उठकर रसोई घर में चली गई थी। सुनीता कमरे में लौट आई थी। जैसे सब एकांत चाहते थे, जो किसी के नसीब में नहीं था। इस तरह से यह जो कहानी हमने पढ़ी है वो हमारे हृदय को, हमारे मन को स्पर्श करने वाली है। इस कहानी में जो परिवार की परिस्थिति है वो बहुत ही बुरी है। इस परिवार की जो बड़ी लड़की है सुनीता, वो अपने परिवार को जूटना चाहती है। इस परिस्थिति से, इस गरीबी से दूर हटाना चाहती है, उभर आकर ऊपर लाना चाहती है। लेकिन अच्छी नौकरी न होने के कारण वो ये सब कुछ नहीं कर सकती है। वो अपने पिताजी को, अपनी माताजी को बहुत कुछ समझाती है कि मैं बच्चों का, मेरे भाई बहन का पढ़ाई सिखाई करूँगी, उनको सब कुछ उनको चाहिए वो सब मैं ला के दूँगी। एक बार मेरी नौकरी जुट जाए, मुझे 100-200 रुपए की नौकरी मिल जाए, फिर मैं सब कुछ करूँगी घर के लिए। इस तरह से अच्छे अच्छे ख्वाबों देखती है। लेकिन परिस्थिति के अनुसार, बुरे दिन की वजह से, निर्धन होने के कारण उसके ख्वाब वो खा भी रह जाते हैं और फिर से एक बार वो टूट जाती है। और जैसे वो टूटती है तो उसके घर में उसकी शादी का ख्याल, शादी की बात चलती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसको लगता है कि मैं अभी घर पे बोझ हूँ, मैं घर के लिए कुछ भी काम के लायक नहीं हूँ, इसलिए ये लोग मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। और जब वो निर्धन है, इसके लिए उनके घर के हर एक फैसले, हर एक निर्णय बाहर के लोग, बाहर के उसके मामा जो है, आस पड़ोस के लोग हैं, वो आके उसका निर्णय लेते हैं और दूसरों का निर्णय के ऊपर उनका घर चलता है। इस तरह की बुरी स्थिति सुनीता के घर की है। और जो मामा ने जो रिश्ता लाया है वो अच्छा है, बहुत कमाने वाला है, वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचेगी। इस तरह से माँ अपने भाव, अपने विचार अपने बेटी को समझाती है। उसकी इच्छा न होते हुए भी उसको बाद में कहना पड़ता है कि जैसा आप लोग ठीक समझे उस तरह से आप सब करो। और वो उसको लगता है कि शायद मेरी शादी करने से माँ बाप का बोझ कम हो जाए, वो
या वो कुछ अच्छा महसूस कर सके। इस तरह से वो दुखी मन से अपनी आंखें लेकर अपने कमरे में वो चली जाती है। इस तरह की परिस्थितियां समाज में बहुत सारे घरों में है कि लड़कियां बहुत कुछ अच्छा करना चाहती है, लेकिन परिस्थिति के कारण, निर्धन होने के कारण वो अपनी इच्छा, अपने परिवार को संभाल नहीं सकती है। आशा करती हूँ जो भी कथा लेखक कमलेश्वर जी की है, जो मैंने पढ़ी है, वो आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।